तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे और तस्वीरों के बीच से लोगं के जो मन की बात थी वो भी आपने सुनी। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप इतना शानदार काम कर रहे हैं कि आपको हमारी उम्र लग जाए। कुछ लोग गुजराती में पूछ रहे थे उनसे कि मोदी जी केम छो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी का हंसकर जवाब देते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए, हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। उसी गर्मजोशी के साथ, जिस गर्मजोशी के साथ वहां के लोग, जो भारतीय मौजूद थे, वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए जिस तरीके से पहुंचे थे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत की, उनके साथ सेल्फी ली, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही सहजता के साथ, सहृदयता के साथ वहां उनके बीच मौजूद रहे। अब सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के उस ग्लोबल भाषण की जिसमें दुनिया के लिए विजन भी है और दुनिया को अलर्ट करने वाली बातें भी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से पीएम मोदी ने एक पावरफुल स्पीच दी। 22 मिनट की इस पावरफुल स्पीच की 10 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बताते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। पीएम मोदी की पहली बात कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर कहा कि अफगानिस्तान को अपना टूल बनाने वालों से दुनिया सावधान रहे। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा कर दिया कि किसकी बात हो रही है। दूसरी अहम बात यह कि पीएम ने कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। तीसरी अहम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों की मदद करनी होगी, उनको हमारी मदद की जरूरत है। चौथी अहम बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में की, उन्होंने कहा कि विस्तारवादी सोच दुनिया के लिए खतरा है और इस सोच को रोकना होगा। यहां इशारा सीधा सीधा चीन की तरफ था, जिसके विस्तारवाद का मुकाबला करने के लिए क्वाड का गठन भी हुआ, और ये दौरा जो है ये उसी के जवाब में एक अहम दौरा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए उसका संकट भी बताया और संयुक्त राष्ट्र महासभा पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपने प्रभाव और विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने छठी अहम बात की कि उन लोगों को करारा जवाब दिया जो भारत में लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। पीएम ने दुनिया को याद दिलाया कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। आज एक चाय बेचने वाला चौथी बार प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजी को संबोधित कर रहा है। भारत की डेमोक्रेसी की ताकत है। सातवीं बात पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को यह भी याद दिलाया कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद भारत दुनिया की मदद कर रहा है। पीएम ने कहा कि वैक्सीन निर्माण और एक्सपोर्ट से मानवता के प्रति दायित्व में भारत जुटा है। उनकी आठवीं बड़ी बात यह, पीएम ने कहा कि दुनिया भर की वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स आगे आए और भारत में आकर के वैक्सीन बनाए। नौवीं अहम बात यह कि प्रधानमंत्री ने दुनिया को यह बताया कि वो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल हब बनाने में जुटे हैं। और 10वीं अहम बात यह, पीएम ने दुनिया भर के नेताओं को याद दिलाया कि यह दुनिया के लिए फैसले लेने का वक्त है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हमें जवाब देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी की यह स्पीच चीन और पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के रोल पर पीएम मोदी ने दुनिया को अलर्ट किया और यह कहा कि हमें ऐसे देशों से सतर्क रहना होगा जो अपने स्वार्थ के लिए अफगानिस्तान को टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था कि यह बात किस देश के लिए उन्होंने कही है। पहले सुनिए आतंकवाद और अफगानिस्तान पर पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से क्या कहा। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान पर खरी बात की, वहां की महिलाओं, बच्चों, हिंदू सिख अल्पसंख्यकों की मदद करने की बात की और उस पाकिस्तान पर दुनिया को सतर्क किया जो अफगानिस्तान को अपने रिमोट्स चलाना चाहता है, जो अफगानिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बनाना चाहता है, जो अफगानिस्तान को आतंक के टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान ने जिस तरह से तालिबान की सरकार बनवाई, जिस तरह से वहां पर हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को अहम पदों पर बैठाया, जिस तरह से पाकिस्तान तालिबान को मान्यता दिलवाने के लिए पूरा दम लगा रहा है, उससे बिल्कुल साफ कि पाकिस्तान अपने मतलब के लिए अफगानिस्तान को टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश में है। लेकिन पाकिस्तान के नापाक इरादों के सामने पीएम मोदी की यह स्पीच एक ब्रेकर की तरह बनकर आई। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ कराते हैं आपसे। सुरेश गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूर्व राजनयिक अशोक सजनाहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोग का। सजनाहरा साहब, शुरुआती कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा इस 22 मिनट 2 सेकंड की स्पीच को लेकर के कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा ये इंतजार था इस बात का कि पीएम मोदी यूएनजीए की बैठक में संबोधित करते हुए क्या कहते हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें थी, पूरे भारत की नजरें थी जो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर क्या कहने वाले हैं। तो देखिए, दो बहुत ही सफल समिट्स के बाद वो यहाँ पर आए थे। दोनों वॉशिंगटन में हुए थे, एक क्वाड का समिट और एक बायलैटरल समिट। पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन के उनकी वहाँ मुलाकात हुई थी और दोनों ही बहुत ही सफल समिट्स थे। तो इसीलिए यहाँ पर जब आए, उनका बॉडी लैंग्वेज था बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही फर्म, बहुत ही असर्टिव। एज अ वर्ल्ड लीडर वो यहाँ पर आकर उभरे हैं, एज अ वर्ल्ड लीडर वो यहाँ पर बोले हैं। तो देखिए, पहले बहुत सी चीजें जो एक्सपेक्टेड थी, जो भारत के बारे में कहेंगे, भारत ने क्या प्रगति की है, क्या तरक्की की है, उसके बारे में उन्होंने बहुत बताया, जनधन योजना वगैरह अपने यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है। परंतु जो महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए, एक तो है जो डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, लोकतंत्र ये डिलीवर कर सकता है, ये काम कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि चीन अब कुछ समय से ये कह रहा है जो उसका जो अथॉरिटेरियन सिस्टम है वो बेहतर है और जो ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र जनतंत्र सिस्टम है, ये काम नहीं करता है। तो वो उन्होंने बहुत ही एक अच्छा संदेश दिया। दूसरा, जैसे आपने बताया है, उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया जो भारत ने वैक्सीन के मामले में कितनी प्रगति की है और कितना उसने नए वैक्सीन बनाए हैं और पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई किया है और अभी अगले महीने से फिर से निर्यात करना शुरू करेगा जी। परंतु जिसके लिए इसको देखा जाएगा, इस स्पीच को, जो उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में कहा है, जो उन्होंने आतंकवाद के बारे में कहा है और जो बिल्कुल खुले और स्पष्ट तरीके से जो उन्होंने चीन के बारे में कहा है, क्योंकि मेरे विचार से चीन के बारे में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें पहले कभी नहीं कही हैं जी। एक तो जो उन्होंने कहा, जो यहाँ पर ये ओरिजिन ऑफ कोविड-19, उसके बारे में देखिए, और बहुत देश कहते रहे। ऑस्ट्रेलिया का हमको मालूम है जो कैसे चीन के साथ उसकी मुश्किलें बढ़ गई जब उसने डिमांड किया जो WHO में हो। यहाँ पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब वो बोल रहे थे रेलेवेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, और उसके बाद उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चली है वर्ल्ड बैंक में, और उसमें भी मालूम चला है जो चीन ने वहां पर दबाव डालकर अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक कराने का प्रयास किया, और वहां पर उस समय की वर्ल्ड बैंक की चीफ इसमें इन्वॉल्व थी। तो उससे भी चीन के ऊपर बिल्कुल एक सीधा प्रहार, और आखिरी सीधा प्रहार जो उन्होंने साउथ चाइना सी में कहा है, इसको आप यूज करिए, अब्यूज मत करिए, और वहां पर एक्सपेंशनिज्म मत करिए। वहां पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके हिसाब से आप चलिए। बड़े तो ये जो कहा कि साझा विरासत है और हमें एक साथ ही इसका इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि आपने दोहराया कि यूज कीजिए, अब्यूज मत कीजिए। सुरेश गोयल जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा। उन्होंने चीन और पाकिस्तान को संदेश दिया, लेकिन यूएन के ऊपर भी उन्होंने सीधा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि यूएन को अपनी विश्वसनीयता को और बढ़ाना होगा। ये एक विकासशील देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, जो कि एक ऐसे वक्त में वहां पर पहुंचा जबकि दुनिया एक महामारी से उबर रही है, इतनी मीटिंग करने के बाद एक मजबूत स्टैंड, आप इसको मानते हैं कि भारत की पहचान और वैश्विक स्तर पर मजबूत होगी अपने विचारों को फोरफ्रंट बहुत स्ट्रेट तरीके से रखने के लिए? देखिए, जो प्रधानमंत्री का भाषण था आज जनरल असेंबली में, वो एक जैसे कि पहले मेरे कलीग बोल चुके हैं कि वॉशिंगटन में उनके जो सक्सेस बड़ी
प्रभावशाली और बड़ी सक्सेसफुल मीटिंग्स रही है समिट लेवल पर, क्वाड में और बायलैटरल भी। तो उसके बाद में जब यूएन में उन्होंने भाषण दिया है, वो एक भाषण खाली भारत के एक प्रधानमंत्री का आम भाषण नहीं था, वो एक उभरती हुई शक्तिशाली प्रधानमंत्री का भाषण था, जो बता रहे थे वहां पर कि भारत की मंशा क्या है, भारत की एस्पिरेशन क्या है और भारत चाहता क्या है कि कहाँ विश्व में वो साथ में काम करके वो कहाँ पर विश्व को शांति की तरफ ले जाना चाहता है। एक जनरल रिमार्क है। दूसरी बात जो आपने कहा कि यूएन को अपना भरोसा, अपनी विश्वसनीयता फिर बनानी होगी, वो साफ साफ इशारा था सिक्योरिटी काउंसिल के और यूएन के रिफॉर्म के लिए। उसमें WHO की बात भी शामिल आ सकती है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है ये खाली सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये पहले बोल चुके हैं कि जो अभी सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है। बिल्कुल सर, मैं वापस लौट रहा हूं, लेकिन इसी बीच एक छोटा सा कमेंट मैं के सिन्हा साहब से भी चाहूंगा। सिन्हा साहब, मुझे ये बताइए कि हमें उम्मीद थी कि आतंकवाद पर, वैश्विक आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, लेकिन बिना नाम लिए जो पाकिस्तान और चीन को सीधा संदेश दिया, विश्व के सामने इस बयान की ग्रेविटी आप कितनी देख रहे हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री का जो इफेक्टिवनेस है जी, उसमें उन्होंने सीमित नहीं किया पूरे आतंकवाद को, या जो चीन को लेकर संदर्भ है, जो उनका विस्तारवाद है या उनका जो है असर्टिवनेस है, उसके ऊपर में सीधा प्रहार किया और बहुत ज्यादा प्रहार किया। जब आप ये कहते हैं कि रेग्रेसिव थिंकिंग की जब वो बात करते हैं और जो संदेश देते हैं कि आतंकवाद को आप पॉलिटिकल टूल मत करें, और इसमें केवल पाकिस्तान शामिल नहीं है। देखिए, रेग्रेसिव टूल में चाइना भी शामिल है कहीं कि वो उसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करेगा। तो ये उन शक्तियों के लिए है जो कि इसको पॉलिटिकल टूल या टूल की तरह यूज करेंगे। उन्होंने बहुत बड़ी चेतावनी दी कि अफगानिस्तान की धरती से ना तो आतंकवाद पनपना चाहिए, ना वहां से फैलना चाहिए। तो और उन्होंने ये भी कहा कि वहां की स्थिति की नाजुक स्थिति है, उस नाजुक स्थिति का फायदा ना उठाएं जी, जो कि आपको पता है हमारे पड़ोसी देश उस नाजुक स्थिति का फायदा उठा। संदेश बिल्कुल साफ है। सिन्हा साहब, जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस बात को एक बार दर्शकों को सुनवा भी देते हैं कि पीएम मोदी ने कहा क्या। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों का इशारा बिल्कुल क्लियर था कि चीन की विस्तारवादी सोच सब जानते हैं और पीएम ने कहा कि इसी सोच को रोकना होगा। पीएम ने समंदर भी चीन की मनमानी पर उसे सावधान किया और कहा कि समंदर हमारा साझी विरासत है, समंदर के रिसोर्स को यूज करना चाहिए, अब्यूज नहीं करना चाहिए। सुनवाते हैं आपको एक बार। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है, इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। तो पीएम मोदी ने कहा कि रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए सबको एक सुर में बोलना होगा, यानी चीन के खिलाफ पीएम ने दुनिया को साथ आने के लिए कहा है और क्वाड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान साथ आए। सिन्हा साहब, मैं इसी पर आपसे चाहूंगा कि आप बताएं आगे कि क्वाड का जो मोटिव था वो यूएनजी के सामने भी एक मोटिव कम से कम उन्होंने स्पष्ट किया, और हिंद प्रशांत महासागर में जिसमें कि चीन की विस्तारवादी सोच को रोकने की बात थी, वही संदेश गया इससे। देखिए, एब्सोल्युटली यही कहा है जो उन्होंने, आपने सुनाया जो बाइट उनकी। उसके अलावा जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर में जो इंडिया ने अपने अध्यक्षता प्रेसिडेंसी के दौरान जो बात रखी थी, वो उसका मार्गदर्शन करेगा। और यदि आप उस प्रेसिडेंसी के समय जो हम रूल बेस्ड ओपन एंड फ्री जो इंडो पैसिफिक की बात है, ये कही गई है। भारत ने, जो प्रधानमंत्री ने एक सागर जो एक्रोनियम है, उससे जो
पूरी की बात की थी। ये पूरे के पूरे समुद्र क्षेत्र के ऊपर में, पूरे विश्व में जो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात होती है कि आप इसको अपनी धरोहर ना समझें, ये आपको ये यूज कर सकते हैं, मत इसका मिसयूज ना करें। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि जो एक्सपैनिज्म है और एक्सक्लूजन जो चाइना चाहता है, जो $30 ट्रिलियन की संपदा का वो जो रिप आर्टिफिशियल रिप बना करके उसमें अपना कहता है ये उसका है, चाइना का है, उसके ऊपर में उन्होंने जोर दिया है। क्योंकि उन्होंने कम समय पे और पूरा इंगित किया कि हमने इसको पूरा आपके पटल में, यूएन के पटल में रख दिया है, तो उसका बहुत विस्तार से रखा हुआ है मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर में। तो उन्होंने उस बात को बताया और यूएन इसके लिए उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए यूएन को। जी बिल्कुल सर, लेकिन पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक और बड़ी बात की, और ये बात खुद संयुक्त राष्ट्र के लिए थी। पीएम ने संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के प्रभाव और उनकी विश्वसनीयता पर उठे सवालों को आईना दिखाया, और ये सवाल कोरोना वायरस के ओरिजिन और ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग में झोल से उठे थे। इन दोनों मुद्दों पर चीन घेरे में, और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को अपने प्रभाव और अपनी विश्वसनीयता पर ध्यान देना होगा। सुनवाते हैं आपको उनका वो कहना भी। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद, और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। यह आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। सज्जनार साहब, एक विकासशील देश के प्रधानमंत्री के लिए, जो कि इस वक्त खुद उस धरती पर है जहां पर कि वो अलग अलग बायलैटरल मीटिंग में हिस्सा ले रहा है, कितना आसान होता है सीधा यूएन को इस तरीके से आईना दिखाना? देखिए, इतना आसान तो नहीं है, परंतु अब जो भारत की जो अपेक्षाएं हैं यूनाइटेड नेशन से, जो जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे 2014 में, तब 69वीं 70वीं वर्षगांठ मना रहे थे यूनाइटेड नेशंस, और उन्होंने कहा था ये 70वीं वर्षगांठ में भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर हो जाना चाहिए। परंतु वो बिल्कुल वही सिस्टम्स हैं जो कि 1945 में, 75 साल हो गए हैं, 76वां ये अधिवेशन हो रहा है, 76 साल हो गए हैं, परंतु जो हालात पूरी दुनिया के बिल्कुल बदल गए हैं। बिल्कुल वहां का जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी उनकी जगह एक और महादेशों ने ले ली है। जो उसका कॉम्पोजिशन था, पहले केवल 53 वहां पे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर थे, अब 193 हो गए हैं, परंतु फिर भी उसकी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में है कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये कुछ थोड़ी बात है, भारत के लिए फ्रस्ट्रेशन की भी बात है, और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस को आईना दिखाना बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि इससे उन्होंने दोनों के ऊपर वार किया है, एक तो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर और दूसरा चीन के ऊपर। और चीन के ऊपर करना तो मेरे विचार से बहुत ही ये मैं तो कहूंगा जो काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि भारत ने ये एक संदेश में सज्जनार साहब गया है कि भारत इस हैसियत में है कि वो सीधा यूनाइटेड नेशंस को आईना दिखा सके। लेकिन गोयल साहब, मुझे बताइए कि इस बात का असर कितना आप मानते हैं, और क्या हालिया जो मीटिंग्स रही हैं इसी दौरे के दौरान, जो अलग अलग मीटिंग्स की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो और ग्रेविटी ऐड करेंगी उनके इस आईना दिखाने को लेकर के? सुरेश गोयल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर?
जो हम यूएन को आईना दिखा रहे हैं जी, ये आईना दिखाते हुए 20 साल हो गए हैं। मुझको याद है कि मैं 1991 में जब मैं था यूएन में, और 1994 में हमने यूएन के रिफॉर्म्स की बात शुरू करी थी। 1994 से अब तक तकरीबन 20 साल हो गए हैं। तो आईना दिखाते रहे हैं, लेकिन आईना दिखाने से खाली काम नहीं होगा जी। जो यूएन की रियलिटी है वो ये है कि ज्यादातर डिसीजंस लेने के लिए जनरल असेंबली का नाम है, एक बहुमत होता है, लेकिन जो परमानेंट 5 मेंबर हैं, यूएस, रशियन फेडरेशन, चाइना, फ्रांस, यूके, इनकी सहमति आवश्यक होती है। और हमें मालूम है कि इन सब में सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन और रिफॉर्म के लिए चाइना कभी तैयार नहीं होगा। तो ये हकीकत है और हमें ये हकीकत एक्सेप्ट करनी होगी कि जब तक चाइना तैयार नहीं होगा हमें इसी यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर के साथ में रहना होगा। जी जी, लेकिन सर चाइना के साथ तो हमारे अभी हितों का टकराव है और खासतौर पर उसकी विस्तारवादी सोच से टकराव है। जी, वो टकराव चलता रहेगा और मेरा ख्याल है इस टकराव को अगर हमको सॉल्व करना है तो कम से कम चीन का कद नीचे करना होगा। और चीन का कद नीचा करने के लिए जो हमने ये क्वाड है या इस तरह के जो कोएलिशंस हैं, इसमें थोड़ी बहुत हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल है क्वाड वगैरह खाली इसी हमारे लिए मदद करेंगे जब तक हम अपना ही कद नहीं बढ़ाएंगे। और हमें अपना कद बढ़ाने के लिए अपनी आर्थिक शक्ति को, अपनी मिलिट्री शक्ति को बढ़ाना होगा और इसके लिए हमें अभी काफी मेहनत करनी है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अभी दूसरे देशों को जिनका जो हित है हमारे से कन्वर्ज करते हैं उनके साथ में चल करके अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। ठीक है सर, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास सर। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के इसी मंच से भारत प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को भारत का विजन में बताया। पीएम ने भारत के ग्लोबल रोल के बारे में बताया और ये बताया कि कैसे भारत सीमित संसाधनों के बावजूद दुनिया के प्रति अपने दायित्व को लगातार निभाता रहा है। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया वैक्सीन का निर्माण और एक्सपोर्ट। भारत में वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ चुका है। भारत ने अपनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगा दी और अब वो अगले महीने से वैक्सीन का एक्सपोर्ट शुरू कर रहा है। पीएम ने दुनिया भर के वैक्सीन निर्माताओं को न्योता भी दिया कि वो भारत आए और यहां पर वैक्सीन का उत्पादन भी करें। सुनाते हैं आपको। भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत अगर विकास करता है तो दुनिया के विकास को रफ्तार मिलती है। रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म वाले इंडिया विजन को पीएम ने दुनिया के सामने कैसे रखा वो भी आपको बताते हैं।
When India reforms, the world transforms. भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे टेक सॉल्यूशंस का स्केल और उनकी कम लागत दोनों अतुलनीय है। हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आज भारत में हर महीने 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। कृष्ण साहब, इस सवाल में सर आपसे रहेगा कि जिस वक्त भारत इस महामारी के गंभीर परिणाम झेल रहा था, यहां पर लोग लगातार बीमार पड़ रहे थे, कोरोना की चपेट में आ रहे थे, उस वक्त बड़ी आवाजें उठाई गई थी कि भाई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन जब आई तो कई राजनीतिक आवाजें ये उठी कि वैक्सीन की उपलब्धता बहुत कम है, लोगों को मिल नहीं रही है। लेकिन आज जब भारत अपने प्रयासों से ऐसे स्थिति में पहुंचा है कि खुद जो बाइडेन इस बात की तारीफ करते हैं जिस तरीके से भारत ने पूरे कोविड को कंट्रोल किया, और भारत खुद ये ऑफर करता है कि वो दुनिया को वैक्सीन एक्सपोर्ट करे, इन दोनों स्थिति को कैसे आप इवैल्यूएट करते हैं? देखिए, ये जब भारत ने ये वुहान वायरस का ये महामारी आई, उसके बाद भारत के अंदर में वैक्सीन तो बनते थे जी, पर वैक्सीन के अंदर में जो बनने की क्षमता थी, खास करके इसके, और जो हमारे किट जो महामारी के लिए किट चाहिए थे, वो उसकी बनने की संख्या जीरो थी। वैक्सीन तो बनते थे, दूसरे वैक्सीन, और पूरे विश्व के अंदर में जब हमने वैक्सीन को बना करके उसी टाइम पीरियड पे लाके खड़ा कर दिया जिसमें दुनिया आपको पॉइंटिंग करती थी कि शायद ना कर पाए भारत ने जैसे ही, देखिए, कोवैक्सीन जो हमारा खुद का है, वो हमने जब डेवलप किया और उसको मान्यता मिलने से यूएन के ही लोगों ने हाथ खींचा था, मगर आज वो प्रूव कर रहा है कि हम एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन दे सकते हैं अपने, और पूरे विश्व को ये एक मापदंड दे सकते हैं कि कितनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव हम कर रहे हैं। आज के दिन जो आपने रखा था रूपरेखा कि हम अक्टूबर के महीने तक 90 करोड़ लोगों को देंगे, उसके आप पहुंच गए, उस फिगर को पहुंच जाते हैं। जब आप उस समय आप याद कीजिए, जब हम वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे तो बहुत सवाल उठ गए कि अपने देश में ही वैक्सीनेशन नहीं हुआ और आप दूसरों की चिंता करते हैं। मगर उस बीच जिस तरह से दुनिया हमारे साथ आई, खास करके अमेरिका, वो सराहनीय है, वो भी डिप्लोमेसी का हिस्सा है, जो कि आपको वैक्सीन को चाइना ने बंद कर दिया, उसके जो रॉ मटेरियल्स देने, मगर जिस तरह से हमें मिला वो इसलिए हुआ कि जिस समय था आपने अमेरिका को मदद की थी, वैक्सीन के ऊपर नहीं, मेडिसिन जो चाहिए थे, चाहे वो उस दौरान जो डोनाल्ड ट्रंप का जमाना था, और वो चाहते थे कि जो हमारा मलेरिया वाला वैक्सीन दवाइयां हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आप बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल उसका एक्सपोर्ट शुरू हुआ था। उसके कारण आपको ये मौका मिला कि अमेरिका ने पलट मदद किया। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास लौटूं सर, उससे पहले कुछ तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। तो वो तस्वीरें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवानगी को लेकर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ये पूरा दौरा पूरा करके अब वापस भारत लौटने की तैयारी में। उससे पहले उनकी कॉन्वॉय की तस्वीर, कॉन्वॉय पूरी तरीके से तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एस्कॉर्ट करने के लिए एयरपोर्ट तक के लिए, फिर वहां से सीधा वो भारत के लिए रवाना होंगे। और अब से कुछ देर पहले की वो तस्वीरें भी आपके ज़हन में बिल्कुल ताज़ा होंगी जो आपको हमने दिखाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे इंडियन डायस्पोरा से मिलने के लिए, जो वहां भारतीय लोग रहते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। तो लोगों के बीच में एक होड़ मच गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाने की, उनके साथ बात करने की। और ये देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी अपने विमान में सवार होने वाले हैं, उसके बाहर जो ऑफिशियल्स खड़े हैं उनसे औपचारिक बातचीत करते हुए, और उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए उड़ान भरेंगे। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे हम लोग, और आपको ये भी साथ साथ बता देते हैं कि पीएम मोदी ने आज उन लोगों को भी करारा जवाब दिया जो लोग भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते रहे। वो बात भी सुनवाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए
क्या कहा उन लोगों को जो कि भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाते थे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जब अपने विमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होने जा रहे हैं, उसके बाद सवार होने से पहले वहां मौजूद तमाम लोगों का अभिवादन करते हुए, हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर उनका धन्यवाद व्यक्त करते हुए वापस फिर अपने विमान की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में बेहद अहम रहा और इसकी कई तस्वीरें, तकरीबन हर मुलाकात की हर तस्वीर अपने आप में एक वानगी है बताने के लिए कि भारत ने किस मुकाम पर खुद को पहुंचाया है, वैश्विक स्तर पर अपनी कूटनीति के जरिए क्या स्थान भारत ने हासिल किया। अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश उन लोगों के लिए जो लोग लगातार भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते रहे हैं, जो भारत को लोकतंत्र के उपदेश देते रहे हैं। दुनिया के मन से पीएम मोदी ने लोगों को क्या जवाब दिया, वो सुनवाते हैं आपको। अध्यक्ष महोदय, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है। इस 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। हमारी विविधता हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। एक ऐसा देश जिसमें दर्जनों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन खान पान है। ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का बेहतरीन उदाहरण है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएनजीए में दिए गए 22 मिनट के भाषण के वो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु लगातार आपको हमने दिखाए और आगे दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े थे उनके जो बेहतरीन विश्लेषण था वो आपने सुना। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सिन्हा साहब, के सिन्हा साहब और सुरेश गोयल जी, आपका हम तो जोड़ने के लिए, अपने वैल्यूएबल कॉमेंट्स इस शो के दौरान ऐड करने के लिए। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। उनके भाषण में दुनिया के लिए विजन था, भविष्य के लिए एक सोच थी। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कल भाषण दिया था यूएन में, पर इमरान खान का टेप कश्मीर पर अटका रहा। इमरान खान के कश्मीर पर झूठ को यूएन में ही भारत की एक बेटी ने बेनकाब कर दिया। दिखाते हैं आपको। A series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir imposed a clampdown on media and internet. 13,000 young Kashmiris and tortured hundreds of them. कश्मीर पर पुराना प्रोपेगेंडा, वही झूठ पर झूठ, वही पाकिस्तानी जनरलों की लिखी स्क्रिप्ट और वही पुरानी बौखलाहट। एक आतंकी देश के पास कहने के लिए कुछ नया हो भी तो क्या हो। Series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000. It has jailed senior Kashmiri leadership, imposed a clampdown on media and internet, violently suppressed peaceful protest, abducted 13,000 young Kashmiris and tortured hundreds of them. It has extrajudicially killed hundreds of innocent Kashmiris in fake encounters and imposed collective punishments by destroying entire neighborhoods and villages. एक साथ कितने झूठ एक बार में बोले जा सकते हैं? हर बार पाकिस्तान यूएन में जाकर इन्हीं झूठी बातों का रिकॉर्ड बनाता है। उसे कश्मीर में अमन चैन पसंद नहीं आता, उसे कश्मीर की तरक्की देखकर आग लगती है।
आतंक का सबसे बड़ा सप्लायर पाकिस्तान मानवाधिकारों की बात जब करता है तो खुद मजाक बन जाता है। We had unveiled a detailed dossier on gross and systematic violations of human rights by the Indian security forces in occupied Jammu and Kashmir. This repression is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory and transform it from a Muslim majority into a Muslim minority. Indian actions violate the resolutions of the United Nations Security Council on Jammu and Kashmir. इमरान खान के झूठ की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। सैयद अली शाह गिलानी पर भी ऐसा झूठ फैलाया कि गिलानी को इस्लाम के मुताबिक नहीं दफनाया गया। The most recent example of Indian barbarity was the forcible snatching of the mortal remains of the great Kashmiri leader, Sayyid Ali Shah Gilani, from his family, denying him a proper Islamic funeral and burial in accordance with his wishes and the Muslim tradition. Devoid of any legal or moral sanction, this action has been against the basic norms of human decency. I call on this General Assembly to demand that Sayyid Gilani's mortal remains be allowed to be buried in the cemetery of martyrs with the appropriate Islamic rites. लेकिन इमरान खान के एक-एक झूठ को वही यूएन के मंच से भारत ने ध्वस्त कर दिया। राइट टू रिप्लाई में भारत की स्नेहा दुबे ने अपने दमदार जवाब से इमरान खान की कूटनीतिक धुलाई कर दी। Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. भारत की इस युवा अधिकारी ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि दुनिया अभी इस बात को भूली नहीं कि ओसामा बिन लादेन कहां मिला था और कैसे पाकिस्तान ओसामा को शहीद मानता है। Mr. President, we marked the solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. स्नेहा के जवाब से इमरान का कश्मीर राग पाकिस्तान पर ही उल्टा पड़ गया। इस भारतीय अधिकारी ने यूएन के मंच से पाकिस्तान को पीओके याद दिलाया कि उसे खाली करने की बारी है। Let me reiterate here that the entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. पाकिस्तान हर बार यूएन में कश्मीर की रट लगाता है, लेकिन हर बार पाकिस्तान मुंह की खाता है। इस बार भी वही हुआ और इस बार का करारा सबक इमरान और पाकिस्तान याद रखेंगे। सुशांत सिन्हा, वॉशिंगटन, टाइम्स नाउ नभर। संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान तालिबान के लिए बैटिंग ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? संयुक्त राष्ट्र में दिए गए 25 मिनट के भाषण में इमरान खान ने आधा भाषण सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाने में निकाला, तो आधे भाषण के दौरान तालिबान की जमकर पैरवी की। A deep analysis of this is done, the world would know why the Taliban are back in power, and it's not because of Pakistan. ये किसी देश का प्रधानमंत्री है या फिर तालिबान का प्रवक्ता? इमरान खान ने अपने तालिबान खान नाम को ही साबित कर दिया, वो भी दुनिया भर के देशों के सामने।
ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि तालिबान के प्रधानमंत्री हैं। We must strengthen this current government, stabilize it, for the sake of the people of Afghanistan. जिस तालिबान को संयुक्त राष्ट्र के मंच ने जगह नहीं दी, उस तालिबान के लिए इमरान खान ही प्रवक्ता बन गए। तालिबान की लिखी स्क्रिप्ट को इमरान खान UNGA में पढ़ाए। जिस तालिबान को कोई कबूल नहीं रहा, उस तालिबान के लिए इमरान क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. इमरान खान को तालिबान में अफगानिस्तान का भविष्य दिख रहा है। इमरान खान तालिबान को लेकर दुनिया को भरोसा दे रहे हैं। यह अलग बात है कि अब तक खुद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि वो तालिबान को मान्यता दे दे। फिर वो तालिबान के गारंटर बनकर दुनिया में घूम रहे हैं। The critical time for Afghanistan. You cannot waste time. Help is needed there. इमरान खान की बातों का कौन यकीन करेगा, क्योंकि ये वही इमरान खान है, ये वही पाकिस्तान है जहां आतंकियों के डर से क्रिकेट टीमें जान बचाकर भाग जाती हैं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के क्रिकेट टीम ने अभी पाकिस्तान का दौरा रद्द किया था। इसमें खुद इमरान खान ने न्यूजीलैंड की PM से बात की थी, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने अपना मन नहीं बदला। यानी जो इमरान खान न्यूजीलैंड जैसे देश के PM को भरोसा नहीं दिला पाए, वो इमरान खान तालिबान को लेकर दुनिया को भरोसा दिलाने में जुटे। In Doha, when the US was talking to Taliban, these were the conditions the dialogue was all about. So if the world can incentivize them to go this direction, then after all, this 20-year of presence of coalition presidents in Afghanistan would not be wasted, because Afghan soil would not be used for international terrorism. तालिबान के समर्थन में इमरान खान की दलील सुनिए। कैसे चालाकी से वो अफगानिस्तान में गृह युद्ध का हवाला देकर तालिबान को ही अफगानिस्तान का चेहरा बनाना चाहते हैं। पहली दलील, अफगानिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं, उसे तुरंत मदद की जरूरत है। दूसरी दलील, तालिबान सरकार को मजबूत करने से अफगानिस्तान के लोगों का भला होगा। तीसरी दलील, तालिबान ने मानवाधिकार को सम्मान करने और समावेशी सरकार बनाने का भरोसा दिया है। चौथी दलील, तालिबान ने वादा किया कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। इमरान खान की ये सारी दलीलें तालिबान के वादे पर टिकी, उसके एक्शन पर नहीं, क्योंकि तालिबान अपनी हर बात से मुकर रहा है। जो सरकार तालिबान ने बनाई है, उसमें 17 मंत्री तो ऐसे हैं जो UN की आतंकी लिस्ट में। सोचिए, उस तालिबान में पाकिस्तान को शांति दूत दिखाई देते हैं। The whole world community should think, what is the way ahead? There are two paths we can take. If we neglect Afghanistan right now, according to the UN, half the people of Afghanistan are already vulnerable. And by next year, almost 90% of people in Afghanistan will go below the poverty line. There's a huge humanitarian crisis looming ahead, and this will have serious repercussions, not just for the neighbors of Afghanistan, but it will have repercussions everywhere if a destabilized, a chaotic Afghanistan again becomes a safe haven for international terrorists. The reason why the US came to Afghanistan in the first place. So therefore, there is only one way to go. We must strengthen this current government, stabilize it, for the sake of the people of Afghanistan. तो टाइम्स ना नवभारत पर स्पेशल कवरेज लगातार जारी रहेगी। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।